दोस्तों, आज हमारे साथ हैं श्री उमाशंकर सिंह। नई परख के मंच पर आप उन्हें पहली बार देख रहे हैं, लेकिन उनका परिचय देने की कोई आवश्यकता नहीं है। उमाशंकर जी ने एनडीटीवी पर एक लंबी पारी खेली है वैदेशिक और आर्थिक मामलों के जानकार के तौर पर। उनके पास एक विश्लेषणात्मक तेवर है, जिसके जरिए वो बिल्कुल निर्भीक होकर अपनी पत्रकारिता करते हैं, निर्भीक होकर टीका टिप्पणियां करते हैं। आज सवेरे से एक तहलका मचा हुआ है चारों तरफ। डोनाल्ड ट्रंप का पत्रकारों से बात करते हुए एक वीडियो क्लिप वायरल है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप साफ कह रहे हैं कि अभी तक भारत ने हमको लूटा। यानी जब वो राष्ट्रपति नहीं थे, उससे पहले के राष्ट्रपतियों की जमाने में भारत ने अमेरिका से बहुत माल कमाया, और अब बारी है अमेरिका की, वो जमकर भारत के साथ माल कमाएंगे। और उसके लिए उन्होंने कहा है कि मोदी जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और बहुत हम दोनों में पटती है। जल्दी ही हम एक डील करेंगे, होने वाली ये डील, और फिर देखते हैं कि हम लोग एक माल कमाएंगे। पूरा उस वीडियो क्लिप का अर्थ यही निकलता है। तो मैं उमाशंकर जी से उम्मीद करूंगा, अनुरोध करूंगा कि वो इस वीडियो क्लिप को थोड़ा डिकोड करें भारत के संदर्भ में। स्वागत है आपका उमाशंकर जी नई परख के मंच पर। मैं पहले दर्शकों को वो वीडियो क्लिप दिखा देता हूँ। उस वीडियो क्लिप को दर्शक भी ताकि देख लें, और उसके बाद फिर मैं आपके पास आऊंगा। Mr. President, Secretary Rubio was in Delhi last week. He delivered a letter from you to Prime Minister Modi. And sir, you also addressed people of India through your favorite ambassador, Sergio Gor. That's right. Yeah. Both of them have said the trade deal is around the corner. Where do you stand on the trade deal with India? Well, we have it. And, look, India for years has, and I don't blame them, I blame us because we had stupid people here. India for years really took advantage of the United States. You know that. Are you from India by any chance? Huh? I thought you were from Germany. I'm from India. I'm only kidding. You're central casting, okay? And that's a very good thing. India for years took advantage of this country. They charged us tremendous tariffs, and they paid nothing. They wouldn't let Harley, as an example in the past, they wouldn't let Harley Davidson sell its motor. They would charge 200% tariff. So Harley Davidson was precluded. They ended up going to India and building their own plants, which is unfortunate that that happened, but it happens. That was before me. But they charged tremendous amounts of tariffs to our company, and we didn't charge them anything. They sold motorbikes here too. We charged them nothing. And now it's the exact reverse. And we're making a lot of money with India. But we'll get to a deal, because I like your Prime Minister a lot. He's a good friend of mine. Get along great, and we're going to make a deal. We have a very good relationship. उमाशंकर जी, अब दर्शकों ने भी हमारा वीडियो क्लिप देख लिया है डोनाल्ड ट्रंप का, और आपने देख लिया। आपने तो शायद उसको लेकर एक एक्स के ऊपर एक पोस्टिंग की है। ये तो बिल्कुल खुलेआम खुली नंगई है, मैं इसको कहूंगा। इसमें खुलकर दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी कह रहा है कि अभी तक भारत ने हमसे माल कमाया, अब हम भारत से चांदी काटेंगे। और प्रधानमंत्री हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, हमारे बीच में बहुत पटती है, इसलिए हम एक ऐसी डील करेंगे जिससे हमें भारत से माल कमाने में आसानी हो। जी बिल्कुल अभय जी, मुझे बुलाने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। ये पहली बार नहीं है कि राष्ट्रपति अमेरिका के जो हैं ट्रंप, उन्होंने इस तरह की बात की है, लेकिन जिस भाषा में आज उन्होंने बात की है वो बहुत गौर करने की है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है, और जैसा कि दर्शकों को आपने सुनाया भी है, कि कैसे वो कह रहे हैं कि अब तक भारत जो है वो अमेरिका को एक तरह से लूटता आया, जो आशय उनके कहने का मतलब है। और उसके बाद वो कह रहे हैं कि अब हमारी बारी है, उल्टा होगा। तो जो 2-3% टैरिफ भारत को देना पड़ता था अमेरिका में अपने सामान को भेजने के लिए, वो जो एक फ्रेमवर्क जो तैयार हुआ उसके तहत, जो फरवरी में तैयार हुआ था, उसके तहत वो 18% तो पहले ही हो चुका है। तो यानी कि जो एक ट्रेड बैलेंस जो भारत के पक्ष में अमेरिका के साथ व्यापार में झुका हुआ था, वो अब वैसा नहीं रहेगा। यानी कि भारत एक नुकसान की स्थिति में है। लेकिन फिर भी ये मान लेते हैं कि चलिए, हर देश को इस बात का हक है कि वो ट्रेड बैलेंस जो है अपने फेवर में करने की कोशिश करे, और अमेरिका की तरफ से भी वही किया जा रहा है। लेकिन आपत्ति की बात यह है कि जिस तरह के बयान ट्रंप की तरफ से दिए जाते रहे हैं, और भारत को एक तरह से वो उसकी निंदा करते रहे हैं, लेकिन वहीं वो प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते रहते हैं। तो यहीं पे एक शक पैदा होता है कि व्यक्तिगत तौर पे प्रधानमंत्री मोदी की तो तारीफ कर रहे हैं, लेकिन एक देश के तौर पे भारत की आप निंदा कर रहे हैं,
आप मजम्मत कर रहे हैं और बार बार आप कह रहे हैं कि भारत ने हमें लूटा, भारत ने हमसे ये लिया। हार्ले डेविडसन का इसी बयान में उन्होंने उदाहरण दिया है कि 200% तक जो है वो टैक्स जो है वसूला गया। तो ये मुझे लगता है कि एक आपत्तिजनक बात है, खासतौर पे अगर राजनयन के हिसाब से देखें तो। अगर कुछ आपस में हमने देखा है कि अगर भारत और पाकिस्तान के भी राजनयिक कभी इतिहास में मिले, बेशक बातचीत अच्छी ना हुई हो, लेकिन बाहर आकर यही कहते हैं कि बहुत ही सद्भावनापूर्ण माहौल में बातचीत हुई और हमने ये प्रगति की और वो प्रगति की, और बाद में सूत्रों के हवाले से जो जानकारी आती है वो दी जाती रही, ताकि उसके आधार पे मीडिया में जो खबर है वो अपने अपने नैरेटिव के हिसाब से चले। यहाँ तो सीधे तौर पर राष्ट्रपति ट्रंप जो हैं वो, उनकी इस बात की तारीफ भी होनी चाहिए कि बहुत ईमानदारी से अपनी मंशा को जाहिर कर दे रहे हैं, लेकिन इसका संज्ञान लिए जाने की जरूरत है। एक बात मैं आखिर में ये जोड़ना चाहूंगा कि हमारी तरफ से एक पॉलिसी है, वो कही जाती है कि हम कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते, हम किसी के बयान के आगे बढ़कर एक बयान नहीं देना चाहते, ताकि जो मामला जो है और उलझ जाए, ट्रेड डील होते होते रह जाए। अभी भी जो अमेरिकी ट्रेड जो टीम यहाँ पर आई थी, जो चीफ नेगोशिएटर है लिंच, उनके नेतृत्व में, उसके बाद भी ये कहा गया कि 99% जो ट्रेड डील है वो हो चुका है, कॉमा फुल स्टॉप जैसी जो बातें हैं बस उस पे काम चल रहा है। तो उस ट्रेड डील को बेशक हम बेकार ना करना चाहें, खराब ना करना चाहें, लेकिन जिस तरह की भाषा में ट्रंप बात करते हैं, किसी न किसी स्तर पर हमें अपनी भाषा में बात करनी चाहिए, हमारी सरकार को उस भाषा में बात करनी चाहिए। नहीं तो ये भाषा में बात करने का सवाल, अब देखिए इस ट्रेड डील के मसले पर कम से कम मोदी सरकार के 3 मंत्रालय जो हैं वो इसके दायरे में आते हैं। एक है वित्त मंत्रालय, एक है वाणिज्य मंत्रालय और एक है विदेश मंत्रालय, और स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यानी मोदी सरकार की 4 जो एंटिटीज हैं, 4 बिग एंटिटीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटिटीज जो हैं, वो इस पूरे प्रकरण के दायरे में आती हैं। ट्रंप ने जो कहा है उस पे इन चारों को ध्यान देना चाहिए। अच्छा, मोदी सरकार का ट्रंप को लेके अभी तक जो रिकॉर्ड रहा है, वो रिकॉर्ड तो बिल्कुल ऐसा है जिसके बारे में बड़ी कयासबाजी तो बहुत है कि भाई आखिरकार इस तर्क के आधार पर कि हम कोई टकराव नहीं चाहते, ठीक है, टकराव, विदेश नीति में टकराव लिया भी नहीं जाता है, लेकिन विदेश नीति की जो एक सुरक्षित भाषा होती है, एक शिष्ट भाषा होती है, उस भाषा में जवाब तो दिया जाता है। ये कहा तो जाता है कि हमने अमेरिका को नहीं लूटा, कम से कम भारत यही तो कह सकता है कि हमने अमेरिका को नहीं लूटा, हमने अमेरिका को नहीं लूटा, हमने जो कुछ भी किया है वो एक वैधानिक किस्म का, हम दोनों के बीच में एक समझदारी थी, भारत और अमेरिका के बीच में, और वो समझदारी गलत नहीं थी। हम उस समझदारी को फिर से दोहराना चाहेंगे, ये प्रश्न नहीं है। तो ये भारत की तरफ से क्यों नहीं होता? अब जाने मैं कितने विशेषज्ञों से ये बात पूछ चुका हूं कि आखिरकार ऐसी क्या बात है कि टकराव न लेने की आड़ में ट्रंप जो है वो भारत का प्रधानमंत्री का, भारत के विदेश मंत्रालय का, भारत के वाणिज्य मंत्रालय का, भारत के अर्थ मंत्रालय का की सीरियल इंसल्ट करते रहते। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। देखिए, जहां तक विदेश मंत्रालय की बात है, जिसको मैं कवर भी करता हूं, तो विदेश मंत्रालय जरूर एक पेशेवर तरीके से बातों को रखने की कोशिश करता है, लेकिन आप देखिए कि कितना शिफ्ट हुआ है। आज की तारीख में ये माना जाता है कि तमाम जो मंत्रालय है वो सीधे सीधे पीएमओ के जरिए जो है वो निर्देशित होता है। तो वहां से जिस तरह के गाइडलाइंस आते हैं, बयान भी उसी के दायरे में नजर आते हैं। आपने बहुत सही बात की कि क्योंकि इस पूरे प्रकरण का जो लेना देना है वो व्यापार मंत्रालय से भी है, ट्रेड मिनिस्ट्री से है। तो जो जहां तक ट्रेड मिनिस्ट्री की बात है, तो उनकी तरफ से बयान आता है, उसमें ये दावा किया जाता है कि हमने अपने ग्राउंड को बहुत स्ट्रांग रखा हुआ है, हम एक हार्ड बार्गेनर के तौर पे, हार्ड निगोशिएटर के तौर पे हम पेश आ रहे हैं। और इसी के आधार पर उनकी तरफ से ये भी कहा जाता है कि जहां तक कृषि उत्पादों की बात थी, उसको हमने सिरे से खारिज कर दिया। जबकि अगर अमेरिकी किसानों के समूह की तरफ से आए बयानों को देखें, तो उसमें भी एक कोई स्कोप उनको नजर आता है आगे आने वाले दिनों में। वो कैसे पैन आउट करेगा वो आगे आने वाले समय की बात है। लेकिन ये बात सही है कि जिस खुले तौर पे अमेरिका अपनी बातों को जाहिरी तौर पर दुनिया के सामने रखता रहा है, हमारी तरफ से वो स्टैंडिंग जो है वो वर्ड्स में कम से कम नजर नहीं आती। अब इसके 2 पहलू हो सकते हैं। ये कहा जा सकता है, जो हमने पहले ही बात की, कि टकराव नहीं चाहते और चुपचाप एक तरह से अपना काम निकालना चाहते हैं, लेकिन इससे ये छवि बनती जा रही है कि हम टर्म्स जो डिक्टेट करवा रहे हैं अमेरिका से, और इसी वजह से जो विपक्षी पार्टियां हैं वो ज्यादातर हमलावर हो रही हैं कि जो मोदी सरकार है वो सीधे सीधे टर्म्स जो डिक्टेट ट्रंप कर रहे हैं उसके आधार पर चलती नजर आ रही है। और खासतौर पे 500 बिलियन का जो एक शर्त
जो एक बयान के तौर पे रखा गया कि 500 बिलियन जो है वो भारत अमेरिका में निवेश करेगा 2030 तक, तो उसको भी एक बड़ा एक पॉइंट माना जा रहा है कि जब भारत को खुद निवेश की बहुत ज्यादा जरूरत है और ऐसे में इस तरह की शर्तों को मानना या इस दिशा में आगे बढ़ना खुद भारत की अर्थव्यवस्था के लिए कितना ज्यादा मुनासिब होगा। तो तमाम तरह की जो जटिलताएं हैं वो बातचीत नेगोशिएशंस में नजर आ रही हैं और उससे पार पाने की जरूरत है। हम एक बार फिर से यही कहेंगे कि जिस तरह के बयान अमेरिका की तरफ से आ रहे हैं उसका माकूल जवाब जो है वो भारत की तरफ से नहीं दिया जा रहा है। अगर एक बार दे दिया जाए तो शायद ये इस पे कुछ एक चेक लग जाए, कुछ एक बंदिश लग जाए कि अब ऐसा बयान नहीं देना है जो डिमीन करता है कहीं ना कहीं भारत की अर्थनीति को और खासतौर पे विदेश नीति को। अब दो बातें, एक तो बात आपने मेरे मुंह से छीन ली। मैं अभी मार्को रूबियो यहां पर आए थे और उन्होंने सार्वजनिक रूप से ये कहा कि 500 बिलियन डॉलर का माल भारत को अमेरिका से खरीदना है। इसका मतलब सीधा हुआ 5 साल के अंदर खरीदना है, हर साल आपको 100 बिलियन डॉलर का माल खरीदना है मार्को रूबियो के अनुसार। और जो भारत अभी तक जो खरीदता है वो करीब 52-53, अगर मेरा आंकड़ा गलत हो तो आप उसको दुरुस्त कर दीजिएगा, मोटे तौर पे मेरे ख्याल से मैं सही कह रहा हूं कि 50 अरब डॉलर से कुछ थोड़ा सा ज्यादा माल भारत खरीदता है। यानी अमेरिका से इंपोर्ट भारत को दोगुना करना पड़ेगा अगर मार्को रूबियो की बात बिल्कुल सही है और इसमें भारत की मर्जी भी शामिल है, तो दोगुना करना पड़ेगा। अब वो दोगुना कैसे होगा, क्या होगा, इसकी सफाई क्या उसी वक्त होगी जब दोनों के बीच में ट्रेड डील पे दस्तखत होंगे, या इसकी सफाई पहले भी दी जा सकती है? पहली बात तो ये, इसके बारे में चर्चा करने के बाद फिर मैं दूसरा सवाल पूछता हूं। जी उमाशंकर जी। बिल्कुल, देखिए ये जो बात है 500 बिलियन की 2030 तक की बात ये कही गई है जरूर, और ये जो एक ऐसी शर्त है जो कि फरवरी में जो फ्रेमवर्क तैयार हुआ उसके बाद निकलकर सामने आई। भारत की तरफ से ये साफ किया जाना बाकी है कि आखिरकार ये जो एक सीमा अमेरिका की तरफ से बताई जा रही है उसको कैसे वो पूरा करेगा, क्योंकि सिर्फ ऐसा नहीं है कि भारत को अमेरिका के साथ ही व्यापार करना है और भारत को बड़ा चंक जो है अमेरिका से ही लेना है। तो एक ऐसी शर्त है जो भारत को आर्थिक तौर पे आगे चलकर उसके लिए एक परेशानी का सबब हो सकती है, क्योंकि ट्रंप तो 2028 में चले जाएंगे अगर वो तीसरी बार के लिए, हालांकि ये बिल्कुल संभव नहीं है कि तीसरी बार के लिए बिड करेंगे क्योंकि अमेरिका में डेमोक्रेसी के जो पिलर्स हैं वो भी काफी स्ट्रांग हैं। बेशक इस तरह के जो बयान है अमेरिका की तरफ से आते रहते हैं, लेकिन कहने का मतलब ये है कि 2028 में ट्रंप तो चले जाएंगे और 2029 में भारत में भी चुनाव है। 2030 की जो ये समय सीमा है उस तक क्या ये पूरा हो पाएगा, अगर पूरा नहीं हो पाया तो फिर अमेरिका में जो भी कोई नई एडमिनिस्ट्रेशन होगी वो किस रूप में इसको लेकर देखेगी। तो एक ऐसा एक पहलू है जिस पर भारत की तरफ से समय रहते अगर इसकी सफाई पेश की जाए। हालांकि मैं एक बार फिर से ये बताऊं कि जो व्यापार मंत्रालय की तरफ से भी जब बयान आता है तो उसमें ये कहा जाता है कि ये तो एक फ्रेमवर्क डील है, अभी आगे चलकर जो पूरा मसौदा है वो निकलकर सामने आएगा और जो फाइनल एग्रीमेंट होगा उसको देखा जाना चाहिए कि उसमें आखिरकार क्या होता है। तो एक बड़ा एक बोन ऑफ कंटेंशन आगे चलकर बन सकता है और इसको देखे जाने की जरूरत है। नहीं, ये तो बात सही है कि ये फ्रेमवर्क है, इस ठीक बात है, लेकिन सवाल ये है कि फ्रेमवर्क के कुछ पहलुओं को अमेरिकी पक्ष द्वारा बार बार रेखांकित किया जा रहा है, ब्लंटली रेखांकित किया जा रहा है बार बार। जैसे 500 अरब डॉलर वाला मामला जो है, इसको ट्रंप भी कह चुके हैं, इसको ट्वीट वगैरह में भी, जो एक्स पे उनकी पोस्टिंग होती है ट्रुथ सोशल से, वहां से भी आ चुका है। अभी उनके विदेश मंत्री सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यहाँ पे थे, उन्होंने फिर इस बात को कहा, और जो उनके यहाँ पर दूत हैं जो कि एक तरह से ट्रंप के कई पूरे साउथ एशिया के लिए दूत हैं, वो भी इस बात को, मैं नाम भूल रहा हूं उनका, वो भी इस बात को लगातार कह चुके हैं। और भारत की तरफ से इस मसले के ऊपर मोटे तौर पर चुप्पी रखी जाती है। तो ये बिल्कुल अजीब सी बात है। अब एक नई घटना और घटित हो रही है। जिस वक्त हम लोग चर्चा कर रहे हैं उस वक्त इस बात की भी चर्चा हो रही है कि प्रधानमंत्री वेनेजुएला के नेता के साथ में बातचीत कर रहे हैं, उनकी चित्र मौजूद हैं और लगातार वो सब हो रहा है। और बातचीत कहाँ हो रही है? बातचीत हो रही है एनर्जी के इस प्रश्न पर, बातचीत हो रही है तेल लेने के सवाल पर। हम जानते हैं कि जिस वक्त वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी बीवी का अमेरिका ने अपहरण किया, जोर जबरदस्ती के दम पर उनकी किडनैपिंग की और उसको ले गए, वहां पर उनके ऊपर अपराधियों की तरफ मुकदमा चलाया, उसके बाद से वेनेजुएला में अमेरिका की कठपुतली सरकार है। अमेरिका ने वहां के तेल के ऊपर पूरा कब्जा कर रखा है।
वेनेजुएला का तेल का पूरा व्यापार जो था वो ठप पड़ा हुआ था अक्षमता के कारण। वो अपनी तेल की क्षमताओं का पूरा दोहन नहीं कर पा रहा था। अब अमेरिका वेनेजुएला की तेल की क्षमताओं का दोहन करने में मदद कर रहा है, या वही पूरा पूरा दोहन करने में भूमिका निभा रहा है। अब मोदी जी वहां पे जाके, ऐसा लगता है पहली नजर में, पता नहीं आखिर में क्या होगा, मोदी जी वहां जाके ये कुछ वायदा करने वाले हैं कि, या उन्होंने शायद कर दिया है वायदा कि हम आपसे इतना इतना तेल लेंगे। अब वेनेजुएला का तेल तो महंगा तेल है, उसको आने में भी बहुत देर लगती है, भाड़ा भी उसमें बहुत ज्यादा खर्च होगा। अमेरिकी तेल जो है वो भी महंगा तेल है, आने में भी खर्च, भाड़ा भी ज्यादा लगेगा, समय भी ज्यादा लगेगा। और भारत को विदेशी मुद्रा का संकट है भारत के सामने। भाई विदेशी मुद्रा ठीक है, हमारे पास 800 बिलियन डॉलर से ज्यादा की विदेशी मुद्रा है, लेकिन इसको ये नहीं समझ लेना चाहिए कि इसी से सब हमारा काम चलता रह जाएगा। जरा से झटके में आप जानते हैं कि विदेशी मुद्रा भंडार में क्षय शुरू हो जाता है और बेचैनियां पैदा हो जाती हैं। उन्हीं बेचैनियों के परिणाम स्वरूप तो वो ब्लूमबर्ग की खबर अफवाह की तरह चारों तरफ फैल गई थी कि भारत ने अपना सोना बेच दिया। हालांकि रिजर्व बैंक ने उसका खंडन कर दिया, हम उसके खंडन को स्वीकार करते हैं, वो अलग बात है। लेकिन आखिरकार किसी अर्थव्यवस्था के बारे में इस तरह की, ब्लूमबर्ग जैसी दुनिया की सबसे बड़ी वायर एजेंसी है, उसके जरिए अगर ये खबर फैलना, ये भी अपने आप में संकेत करता है कि मामला मतलब धुआं और चिंगारी का जो रिश्ता होता है वैसा मामला है यहाँ पे। अब मोदी जी वेनेजुएला से तेल खरीदेंगे, तेल डॉलरों में खरीदना पड़ेगा। अगर ईरान से खरीदते हैं तो रुपए में तेल खरीद, रुपया भारत में यूको बैंक में जमा रहता है ईरान का। अगर रूस से खरीदते हैं तो रूपी रूबल ट्रेड में खरीदते हैं, वहां भी विदेशी मुद्रा खर्च नहीं होती। लेकिन अमेरिका के दबाव में आप ईरान और रूस से तेल नहीं खरीद रहे, आप वेनेजुएला तेल खरीदेंगे या अमेरिका से तेल खरीदेंगे। तो ये सब जो हो रहा है, ये एक बार फिर से ये सीन नजारा हमारे सामने पेश करता है कि मोदी जी का या भारत का हाथ कहीं ना कहीं अमेरिकी चट्टान के नीचे दबा हुआ है। उमा जी। जी देखिए, जहां तक वेनेजुएला की तेल की बात है तो भारत 2019 के पहले भी तेल खरीदता रहा और 2022 में फिर शुरू किया, लेकिन फिर से प्रतिबंध के चलते वो बंद करना पड़ा। जिस मुद्दे की तरफ आप ध्यान खींच रहे हैं वो काफी एक अहम मुद्दा है, और वो मुद्दा ये है कि जो तेल खरीद होगी वेनेजुएला से, वो डायरेक्ट वेनेजुएला से होगी या फिर अमेरिका से रूट होकर होगी। क्योंकि जब वेनेजुएला पर अमेरिका ने कब्जा किया था, और जैसा कि आपने सही शब्द इस्तेमाल किया कि वहां के राष्ट्रपति को अगवा किया था, उस समय ही ट्रंप की तरफ से बयान आया था कि जो वेनेजुएला की तेल की जो बिक्री है उसको रेगुलराइज करेगा अमेरिका, अमेरिका के जरिए ही कोई तेल खरीद पाएगा। इस सवाल पर हमने विदेश मंत्रालय से काफी दरियाफ्त की, और कल भी जब एक स्पेशल ब्रीफिंग थी तो एक पत्रकार ने यह सवाल पूछा कि क्या तेल की खरीद जो है सीधे वेनेजुएला से होगी या अमेरिका के जरिए होगी। जो जवाब है वो काफी इंटरेस्टिंग है। ये कहा गया कि जो एक पेमेंट का जो मैकेनिज्म है उसी के जरिए पेमेंट किया जाएगा। और सेट मैकेनिज्म क्या है? अमेरिका ने वेनेजुएला को खुला तो छोड़ दिया है कि आप तेल बेचें, लेकिन जो पेमेंट आएगी वो अमेरिकी ट्रेजरी में जाएगी, और उसके बाद अमेरिका उसको और अपने वेनेजुएला और अपने के साथ बांटेगा, जिस भी रूप में बांटे, जितना प्रतिशत अपने पास रखे और जितना प्रतिशत जो है वो वेनेजुएला को दे, उनके बीच की बात है। लेकिन ये अहम बात ये है कि किसी न किसी तरीके से वेनेजुएला के तेल पर या उसकी कीमतों पर अमेरिका का नियंत्रण रहेगा। अहम बात यह भी कि जो आपने कहा, जो लॉजिस्टिक की बात है, क्योंकि वेनेजुएला काफी दूर है, वहां से लाने में कच्चे तेल को समय भी लगेगा, ज्यादा माल ढुलाई भी खर्च होगा। यही बात अमेरिका, जब हमने देखा कि टेक्सास से जो जहाज आए, जो टैंकर्स आए, तो समय ज्यादा लगता है और उसकी कीमत भी बढ़ जाती है। लेकिन भारत का, क्योंकि मैं एक बात पहले ही स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सरकार का पक्ष बताना और सरकार का पक्ष लेना दो अहम बातें हैं, और क्योंकि विदेश मंत्रालय में एक्टिवली कवर करता हूं तो सरकार की तरफ से जो ऑफिशियली या अनऑफिशियली कही जाती है उसकी जानकारी भी होती है, फर्स्ट हैंड होती है। तो ये कहा जाता है सरकार की तरफ से कि हम जो है, ये तो ऑन द रिकॉर्ड भी कहा गया है कि हम अपनी जरूरतों के हिसाब से डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, और हमें जहां तेल की कीमत जो है कम मिलेगी या डिस्काउंटेड रेट पे मिलेगा, वहां से हम तेल लेंगे। लेकिन बात यहां आ जाती है कि जब रूस आपको डिस्काउंटेड रेट पे तेल दे रहा था, फिर आपने कदम पीछे क्यों खींचे? यह एक बहुत ही गंभीर कैच है। देखिए, जब तक ऑयल प्राइस पे, रूस के ऑयल प्राइस पे कैपिंग थी, तब तक भारत की जो कंपनियां हैं वो रूस से तेल लेती रही। लेकिन जब दो रूसी कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया अमेरिका ने, तो उसका कैस्केडिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है, और दूसरी दूसरे जो सेक्टर्स हैं वो भी उस प्रतिबंध के दायरे में आ सकते हैं, और उससे अपना जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो बहुत सारा कुछ जो है वो, जैसा कि 98 में हुआ था, वो जो पूरा जो एक इक्विलिब्रियम है वो बिगड़ सकता है। तो ऐसे में जब प्रतिबंध लग गया तो वहां से तेल लेने में कमी करनी पड़ी।
भारत फौरी तौर पर और एक जाहिरी तौर पे ये बताता तो है कि वो संप्रभु तौर पर फैसले लेता है तेल खरीद के मामले में, लेकिन ये भी उतनी बड़ी ही सच्चाई है कि चाहे वो प्रतिबंध का खौफ हो, डर हो, या उसकी वजह से दूसरे सेक्टर्स में उत्पन्न होने वाले व्यवधान हो, इन वजहों से भी सही, लेकिन रूस की तरफ से हम तेल तभी ले पाते हैं जब अमेरिका की तरफ से रियायत की घोषणा की जाती है, और तब हमको बंद करना पड़ता है जब उस रियायत को खत्म करने की बात कर दी जाती है। तो अमेरिका जो है वो तेल बाजार को कंट्रोल कर रहा है। ये तो एक बड़ी अच्छी बात ये हुई है कि ईरान को उस तरह से कंट्रोल नहीं कर पाया जिस तरीके से उसने वेनेजुएला को कंट्रोल किया, जिस तरीके से उसकी मंशा थी कि ईरान के तेल पर भी उसका कब्जा हो, चाहे वो एक पपेट सरकार जो है वो ईरान में बैठे और उसी तरीके से वो बिहेव करे जैसे अभी वेनेजुएला की जो एक्टिंग प्रेसिडेंट है वो कर रही हैं, वो हो नहीं पाया। तो एक विंडो जो है ईरान का खुलता है कि आगे चलकर अगर हम ईरान से फिर से तेल लेना शुरू करें, अगर अमेरिकी प्रतिबंध हट जाए तो यहाँ भी अमेरिकी जो कंट्रोल है वही जाहिर होता है कि जब वो प्रतिबंधों को हटाएगा तभी हम ईरान से तेल ले भी पाएंगे। और आपने भुगतान की बात की, जो रुपये के साथ एक समझौता, एक अग्रीमेंट, एक सहमति जो ईरान के साथ बन गई थी, जिसके जरिए हम रुपये में भी भुगतान कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी एक कैच है अभय जी। हमने ये कोशिश जो है वो रूस के साथ भी की, और रूस से बड़े पैमाने पर तेल हमने रुपयों में लिए, लेकिन वो जो रुपए हैं जो कि हमने भुगतान के तौर पे किया, वो रूसी तेल कंपनियों का रुपया भारत के ही बैंकों में रहा, क्योंकि दुनिया के किसी और हिस्से में उस रुपये का कोई उपयोग नहीं है। और अब रूसी तेल कंपनियों के सामने बड़ी समस्या ये आ गई कि उन रुपयों का वो क्या करें। या तो उनके पास एक ऑप्शन है कि भारत में उसको निवेश करें, किसी भी सेक्टर में कहीं पर भी उसको वो लेकर नहीं जा सकते। और तभी आपको याद होगा कि बीच में एक जानकारी ये भी आई कि हमने रूबल के जरिए माफ कीजिएगा, युआन के जरिए, चीनी मुद्रा के जरिए हमने पेमेंट किया रूसी कंपनियों को, क्योंकि जो पेमेंट है ज्यादा हो गया था और रुपये में लेने को तैयार नहीं थे। तो भुगतान से लेकर ये बात सामने आती है कि ईरान के साथ रुपये के भुगतान की बात तो सही है, लेकिन उन रुपयों का ईरान आगे चलकर क्या करेगा, कहां से क्या खरीदेगा, क्योंकि रुपये की जो स्वीकार्यता है वो दुनिया के अलग अलग देशों में नहीं है। तो एक ऐसी जटिल समस्या है, अभी एक जियोपॉलिटिकल स्थिति भी ऐसी है जहां पे अमेरिका हर तरीके से अपना एक कमांड दिखा रहा है, अपने तरह से डिक्टेट करने की कोशिश कर रहा है, चाहे वेनेजुएला का मामला हो, चाहे वो फौरी तौर पर देखे तो ईरान का मामला हो। और ऐसे में भारत की जो तेल की जरूरत है, क्योंकि ज्यादा है, उसको डाइवर्सिफिकेशन के नाम पर हम जरूरत को पूरी करने के लिए एक तरह से मजबूर हो रहे हैं, चाहे वो रूस की तरफ, चाहे वो अमेरिका की तरफ मुखातिब हो या फिर वेनेजुएला की तरफ। उमाशंकर जी, एक सवाल जो मैं अक्सर हर विशेषज्ञ से पूछता हूं, और आजकल मैं जरूर पूछता हूं जानबूझकर वो सवाल, हम लोग अपनी चर्चा के आखिरी दौर में आ गए हैं, वो सवाल ये है कि आखिरकार वो क्या कारण है जिसकी वजह से टकराव की आड़ में ये लोग अमेरिका को न जवाब देते हैं, जो अमेरिका शर्तें तय कर रहा है कि आप वेनेजुएला से खरीदिए तो वहां पहुंच गए खरीदने के लिए, ईरान से रोक दीजिए तो रोक दिया। रूस से जितनी दिन इजाजत दी उतने दिन ही खरीद पाए, उसके बाद फिर अब इजाजत नहीं मिलेगी, रोक दिया। तो वो तो हेडमास्टर की तरह बैठे हुए हैं वहां पर, वो तय कर रहे हैं कि हमारी कक्षा में भारत नाम का जो छात्र बैठा हुआ है या मोदी जी नाम के जो छात्र बैठे हुए हैं, वो उनका आचरण क्या होगा। और इस बात को वो कह भी चुके हैं कि भारत जैसा हम कहते हैं वैसा करता है। अमेरिका की तरफ से कहा गया कि हम जो तय करते हैं, हम प्रोटोकॉल बताते हैं और भारत उस प्रोटोकॉल का पालन करता है। इसकी क्या आवश्यकता है, आखिरकार वो क्या वजह है जिसकी वजह से ये सब भारत कर रहा है, जिससे न भारत की अर्थव्यवस्था को लाभ हो रहा है। जब से ट्रंप और मोदी की दोस्ती शुरू हुई है, भारत को कोई लाभ नहीं हुआ। इसका थोड़ा सा भी कोई भी कह सकता है कि हाँ भारत को कोई लाभ नहीं, फिर भी लगातार ये जारी है। इसकी क्या वजह हो सकती है? जी देखिए, इसका जवाब दो तरीके से मैं देना चाहूंगा। एक जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चलती हैं वो आपको ही पता होगा, और कई विशेषज्ञों से आपने जब इसके बारे में पूछा है तो उन्होंने भी इस तरफ बात की होगी, चाहे वो एप्स्टीन फाइल की बात हो या फिर अडानी के मामले की बात हो, जिसको लेकर कहा जाता है कि कहीं ना कहीं पूंछ पर पैर जो है अमेरिका ने रखा हुआ है। वो तो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी अपनी जगह है, और उसके जो डिटेल्स हैं जितने पब्लिक में है वो आपको ही पता होगा। लेकिन जो दूसरी अहम बात है वो ये है कि जो वर्ल्ड ऑर्डर चेंज करने की बात भारत लगातार कहता रहा है, और दुनिया के कई और देश भी कहते रहे हैं, वो वर्ल्ड ऑर्डर अभी तक चेंज नहीं हो पाया है। कहीं ना कहीं अमेरिका की जो चौधराहट है, जो प्रभुसत्ता है, वो अभी भी कायम है। और यही वजह है कि अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते बहुत सारे जो ट्रेड हैं, बहुत सारे जो संबंध है, व्यापार संबंध हैं, उस पर अंकुश लगता है।
तो जो अमेरिकी जो 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 ये प्रभुसत्ता है उसको तभी तोड़ा जा सकेगा, यानी कि अगर उसके प्रतिबंधों के अलग जाकर भी अगर हम तेल खरीदने की कोशिश करें, किसी के साथ व्यापारिक संबंध इस स्तर पर ले जाने की कोशिश करें जिस पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखा है, वो तभी होगा जब हमारे पास एक अल्टरनेटिव जो एक वर्ल्ड ऑर्डर होगा। और अभी आपने देखा कि जब तियानजिन में जब वहां पर बैठक के लिए गए, जो कि ट्रोइका के नाम से काफी चर्चित हुआ, जब रूस और अमेरिका, माफ कीजिएगा, रूस और उसके साथ साथ चीन और भारत के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वहां पर मिले, तो एक लगा कि एक ऐसा एक ब्लॉक बनाने की तैयारी है जिसके तहत अमेरिका को जवाब जो है वो दिया जा सकता है। लेकिन अभी भी मुझे वो दूर की कौड़ी लगता है, क्योंकि अभी आप देखिए कि जिस तरीके से रूस का जो एक स्टांस है वो नजर आता है चीन के प्रति। चीन से हमारी दोस्ती बेशक अभी हाल के दिनों में, महीनों में बढ़ी है, लेकिन एक संशय की स्थिति चीन को लेकर लगातार बनी रहती है। तो ऐसे में हमारे इंटरेस्ट बेशक आर्थिक जुड़ते हों, लेकिन सामरिक तौर पर चीन के साथ जो हमारी रसाकशी जो है वो चलती रहती है। तो ये सब रोकता है कि हम एक नई जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसको लेकर आए। और जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक अमेरिकी प्रतिबंधों को, उसके डिक्टेट को मानने के लिए हम मजबूर होंगे, और हमारी जो विदेश नीति है या जो हमारी अर्थनीति है उसके कहे अनुसार चलती हुई नजर आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद उमाशंकर जी, बहुत बेबाक और विश्लेषणात्मक गहराई से भरी हुई अपनी राय देने के लिए। आप पहली बार नई परख के मंच पर आए हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है और आपसे अनुरोध भी रहेगा कि हम लोग जैसे जैसे घटनाक्रम आगे बढ़ेगा हम लोग बार बार मिलें और चर्चाएं करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया।